हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट वन का 1 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और आपको समझाने की कोशिश किए थे कि अपने प्रिपरेशन को आप किस प्रकार एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे रखें। देखिए, अभी भी लोग समझ नहीं रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेएसएससी का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होने वाला। क्वेश्चन का पैटर्न डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज होगा, इसीलिए रिस्क ना लें, क्योंकि झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। अभी वैकेंसी आई है, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। अपना एक सीट पक्का करने के लिए आपको जो भी करना हो कर लीजिए। इस स्ट्रेटजी में अगर आप काम करेंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो भी होगा आपको पॉजिटिव जो आपको रिजल्ट ही देखने को जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं। चलिए, टेस्ट सीरीज चालू है हमारा। टेस्ट सीरीज जो ले सकते हैं बिल्कुल ही अलग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है पूरे झारखंड में आपको नहीं मिलेगा। सब कोई ऊपर ऊपर वही घिसा पिटा वाला जो पुराना जो चल रहा है, कोई इस मैगजीन का, कोई एक बुक का निकाला हुआ कॉपी पेस्ट, उधर उधर का इधर, वही सब सारा कुछ चल रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हो, वो बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो मेरे ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर चुके थे, फाइनली आके फिर मेरे से जुड़े हैं। वो उनका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट रहा उनके साथ उन प्लेटफॉर्म में। खैर, वो आप बेहतर समझेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की तैयारी करें। ठीक है, जिन्हें भी टेस्ट सीरीज लेना है 9773643023 में कंसल्ट कर सकते हैं। आगे मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सारा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें कि किस मोड में अपनी प्रिपरेशन को रखना है। तो 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 26 से लेकर 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गोदना गदुराए के लिए कौन कौन चीज का जरूरत होएला? हल्दी चंदन कर, दूध और गोबर कर, करंज तेल का, देवल तीनों को। हल्दी का प्रयोग तो होता है लेकिन चंदन का प्रयोग नहीं होता। करंज तेल का प्रयोग होता है, उसका सरसों तेल का, सरसों तेल का प्रयोग होता है, करंज तेल का प्रयोग नहीं होता है। दूध और गोबर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सरसों तेल को ना, सरसों तेल से जो है, सरसों तेल, सरसों तेल से क्या बनाया जाता है? काजल बनाया जाता है। ठीक है, इस काजल में जो स्त्री का जो दूध है ना, दूध को घोला जाता है। इस काजल में क्या होता है? स्त्री के दूध को घोला जाता है। ठीक है, फिर 5 सुई को एक साथ बांध करके गोदना का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या निकलता है? उस जगह खून निकलने वाली जगह में गोबर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गोबर लगाया जाता है। और जो आपका गोबर है ना, जो खून है, काजल है, काजल को धोने के लिए, गोबर को धोने के लिए हम लोग फिर फाइनली दूध का प्रयोग करते हैं, सॉरी, हल्दी का प्रयोग करते हैं। और हल्दी के बाद फाइनली हम लोग तेल लगाते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस पूरा गोदना का प्रथा, जो जो प्रोसेस है उसमें किया जाता है। जो गोदना गोदती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सखा। गोदना गोदने वाले को क्या कहा जाता है? सखा। इन सब चीज़ों को आप समझे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय के मुताबिक समास कर कतना भेद होएगा? नागपुरी भाषा, सबसे पहले याद रखिए, एक पहला क्वेश्चन आपको ये देखना है कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किन्होंने लिखा था। ये लिखे थे पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। ये कब लिखे थे? 1971 में। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार का ये कौन सा समास दिया था, जिसमें से 8 प्रकार कौन कौन सा है? पहला है तत्पुरुष, सेकंड है कर्मधारय, थर्ड है द्विगु, फोर्थ है द्वंद्व, फिफ्थ है मध्यम लोपी, मध्यम पदलोपी, मध्यम पद लोपी। ठीक है, सिक्स्थ है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। सेवेंथ है आपका नई समास। ठीक है, और 8th है दोहरी। ठीक है, तो ये 8 प्रकार का दिया है। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर देखिए, टेस्ट सीरीज का मैं क्या क्या बार बार बोलता हूँ। टेस्ट सीरीज का मतलब ये कभी नहीं होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया 8 और आप आगे बढ़ गए। इसमें देखिए कितना चीज जानने के लिए है। पहला क्वेश्चन इस तरह भी आता है आपको कि ये पर्टिकुलर बुक किसने लिखा था,
किस साल उसका पब्लिकेशन हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो 8 प्रकार का कौन कौन सा 8 प्रकार वो दिए हुए हैं, 8 प्रकार को देखें। कौन दूसरे साहित्यकार और क्या कितने प्रकार में दिए हुए हैं वो देखिए। तो ये सब सारी चीजों को देखना होता है। इससे आपका क्या होगा ना, टेस्ट सीरीज से टॉप टू बॉटम, याद रखिएगा ना, हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच करिए। बॉटम अप्रोच का मतलब क्या, टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या हुआ, अगर ये क्वेश्चन आया तो जहां भी कंफ्यूजन होगा तुरंत जाइए बॉटम, इट मीन्स कि अपने नोट्स में जाइए और नोट्स में देखिए कि क्या क्या चीज को आप मतलब इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या आप मिस कर रहे हैं, तुरंत उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, तब जाके आपको टेस्ट सीरीज का असली मतलब असली बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है। इसमें एक तरफ दिया हुआ है हमारा समस्त पद दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ समास या समान लिखा हुआ समास होगा दिया हुआ है। तो आपका आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कौन सा समास होता है, मन मानुस कौन सा आता है, आजीवन कौन सा है, चंद्रमुकुंद कौन सा है। आत्मविश्वास को हम लोग अगर जो विग्रह करेंगे तो होगा क्या, अपने में विश्वास, अपने में विश्वास, या फिर लिख सकते हैं अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। तो मैं ऊपर का जब भी बोध होता है अधिकरण तत्पुरुष होता है, तो पहला का क्या होगा, आत्मविश्वास का मन आपका अधिकरण। वन मानुस, वन मानुस मीन्स का मतलब क्या होगा, बनकर मानुस, बनकर मानुस। एक में घर है संबंध, तो ये होगा बी का क्या होगा, तो ही होगा। आजीवन, आजीवन में क्या होता है, जीवन भर, जीवन भर मतलब क्या, अव्ययी भाव ही होगा। चंद्रमुख में क्या होता है, कर्मधार है, कर्मधार समान, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, है ना, चंद्र का समान मुख मतलब कर्मधार समान। इस कर्मधारा का वही होता है कि जिसका पहला जो पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कर्मधारा समास है। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भिनसरिया मोय कूदा कूदी उठलो और नदी में नहाए के जतरा गेलो। कहता है भिनसरिया मोय कूदा कूदी उठलो और नदी में नहाए के जतरा गेलो। प्रस्तुत वाक्य में नागपुर व्याकरण से संबंधित कौन कथन, सही कथन के चुनो। इसमें कहता है जो नागरिक व्याकरण से संबंध, सही कथन को चुनना है। इसमें कहता है वाक्य में दुई गो क्रिया विशेषण, दुई गो संज्ञा, एगो सर्वनाम है। चलिए हम लोग बाद में देखेंगे। वाक्य में पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस में, है ना, कौन सा भिनसरिया क्या होता है, भिनसरिया, भिनसरिया ये होता है आपका कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। मोय, मोय क्या होता है भाई, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। कुदा कुदी, कुदा कुदी क्या है, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद उठलो और नदी, नदी क्या है भाई, आपको जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जतरा, जतरा क्या है भाई, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्रिया विशेषण कितना है, 2 क्रिया विशेषण है, एक हो गया आपको एक सर्वनाम है और 2 संज्ञा है। देख लेते हैं कि इसमें 2 क्रिया विशेषण, 2 संज्ञा, एक सर्वनाम। देखिए पहला ही आंसर आपको मिल गया। अब देखिए बहुत लोगों का कहना होता है ना कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जरा सोच के देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको कितने सारे इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिस हुआ, आएगा क्वेश्चन बस यही। अब तक क्वेश्चन क्या आता है, भिनसरिया, भिनसरिया क्या चीज है, कैसन मतलब क्रिया विशेषण है, काल, स्थान, रीतिवाचक, ऐसे अगर क्वेश्चन अब अभी के ट्रेंड में पूछ रहा है। लेकिन देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। तो सडनली क्या होता है, लोग ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में ऑलरेडी प्रेशर रहता है 2 घंटे का, 2 घंटे में बहुत प्रेशर रहता है, सडनली मान लीजिए जाना हुआ चीज भी नए पैटर्न पे आ जाएगा ना, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए अपनी चीजों, अपनी प्रिपरेशन को अभी एक स्टेप पे ले जाइए कि अगर चेंजेस हो जाए तो क्या होगा। अगर चेंजेस ऐसा हो जाता है तो हम तैयार हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अब पता है इस तरह का क्वेश्चन देखने से कोई नुकसान तो होता है नहीं होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कोई नहीं बनाएगा कि देखिए मैं एक टेस्ट बनाने में मुझे मिनिमम 2 दिन टाइम लगता है, 2 दिन। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, वो भी पूरा वक्त देने के बाद। अगर क्लास का टाइम को अगर मैं माइनस कर दूँ ना, तो उसके पूरा वक्त देने से कम 2 दिन लगता है, ये 3 दिन चला जाता है, तब जाके एक टेस्ट तैयार होता है ना। कोई कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं, सारा कुछ ओरिजिनल रहता है मेरे पास।
ठीक है, ताकि स्टूडेंट को सही डायरेक्शन मिल पाए, है ना, सही मकसद पूरा हो जाए। आप मुझे पे करेंगे, आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज का हमारा पे है 499, ये हमारा पे है, आपको पे करना है। अगर आप कोड डाल देते हैं तो आपको 450 हो जाएगा, ठीक है, 10% डिस्काउंट है। अब बताइए कि अब इसमें मैं मेहनत कर ले रहा हूँ, लोग अभी भी इसमें बहुत सारा चीज़ कहते हैं, कमेंट आते रहता है, खैर मैं उसमें नहीं जाता हूँ, जिसको मर्जी है वो ले। अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ आप बेहतर करें, है ना, कोई जरूरी नहीं कि आप ले ही हमारा ले, आपको अच्छा लगता है तो आप ले। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटे देवल वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध रूप में लिखल है? चाइरो छुआ घर घरे खेलत, ये एक्चुअली में घरे था, घरे खेलत आहे, चाइरो छुआ मन घरे खेलत कूदत आहे, चाइरो छुआ मन घरे खेलत होवे, चाइरो छुआ घर घरे खेलत रहे। अब देखिए, एक चीज आपको पता चला, आपको पता होगा, जब भी संख्या का प्रयोग होता है पहले, तो उसमें कभी भी हम लोग बहुवचन बनाने के लिए मन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब जहाँ अगर संख्या आ गया पहले, किसी शब्द के पहले, किसी अगर मान लीजिए संज्ञा से पहले अगर कोई संख्या का प्रयोग किया जाए ना, तो वहाँ ऑलरेडी वो बहुवचन हो गया, मन का लगाने के लिए लगाया नहीं जाता है। अगर मन लगा रहा था इट मीन्स कि वो गलत है। अब यह देखिए चाइरो छुआ मन, चाइरो छुआ मन, ये दोनों तो ऑलरेडी गलत है ना, होगा ही होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अभी हम पहला देखिए चाइरो छुआ, ये बहुवचन है, आहे, आहे क्या होता है? एक वचन है, बहुवचन के हिसाब से यहाँ लगना चाहिए, एक बहुवचन लगना चाहिए यहाँ पर, जबकि ये क्या है? एक वचन में, ये गलत है। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर क्या हुआ? चाइरो छुआ घरे खेलत रहे। ठीक है, इस तरह का। अब देखिए, अगर यहाँ पे मन हट जाता तो ये भी सेंटेंस सही हो जाता, चाइरो छुआ घरे खेलत होवे। ठीक है, ये एक चीज का हुआ। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी भी किसी संज्ञा से पहले संख्या का वो संख्या दिया हुआ रहेगा, वो ऑलरेडी बहुवचन में चल गया, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, ऑलरेडी वो बहुवचन में चल गया, बहुवचन बनाने के लिए फिर मन का प्रयोग नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, जैसा संज्ञा रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्रिया के लिए सेल्फिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चार बहुवचन है, तो यहाँ पर भी आहे नहीं होगा, आहे होगा। ठीक है, एक वचन में प्रयोग किया, ये गलत हो गया। तो इस तरह का अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना कोई भाषा में वचन कर संबंध में कौन कथन सही है कि मन या मने कर प्रयोग हमेशा संज्ञा कर पाछे होला, मुदा सब कर प्रयोग संज्ञा से पहले और पाछे दुइयो लखे होला। बिल्कुल सही है ये। मन का प्रयोग ना हमेशा क्या होता है? बाद में ही करते। सभी कैसे बोले? छुआ मन, है ना, मन छुआ कभी नहीं करते हैं, मन छुआ कभी नहीं करेंगे। ये मन का प्रयोग ना हमेशा बाद में प्रयोग, हमेशा संज्ञा के बाद में होता है। लेकिन जो सौब का जो प्रयोग होता है ना, सौब सौब छुआ या फिर छुआ सौब, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। सौब का प्रयोग हम लोग संज्ञा से पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। हम कर बहुवचन हमरीन होएला, बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र के हिसाब से भी ना, क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत सारा हम लोग जो बोलचाल में यूज करते हैं, उसी रूप में हम का बहुरीन हमरीन भी हम लोग करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इट मीन्स कि इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साहित्यकार का ये मानना है कि लोक साहित्य का मजबूती का मुख्य कारण धर्म है। देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कौन साहित्यकार का मानना है कि लोक साहित्य का मजबूती का मुख्य कारण ना धर्म है? देखिए, इसका आंसर होगा डी। कुंदनलाल उप्रेती और कृष्णदेव उपाध्याय दोनों का कहना था कि धर्म के बारे में। इसके थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश की। जो कुंदनलाल उप्रेती है ना, वो क्या बोले थे? वो बोलते हैं कि लोक साहित्य की जो आधारशिला है ना, ये बोलते हैं कि लोक साहित्य की आधारशिला क्या बोलते हैं? धर्म की धरती पे टिकी हुई है, धर्म की धरती पर ही टिकी हुई है। बोलते हैं, यही बोलते हैं, इसी को एक्सप्लेन करके बोलते हैं, धर्म लोक जीवन का प्राण है, बल है, और भारतीय का जीवन धर्ममय। इसलिए बोलते हैं कि भारतीयों में धर्म इतना प्रभावित हो गया है कि लोक साहित्य में ना, सब कभी भी लोक साहित्य कुछ भी हम लोग कर दे,
धर्म का वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए बोलते हैं ये बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मानना कुंडला उत्पत्ति का। उसी प्रकार जो कृष्ण उपाध्याय हैं ये भी बोलते हैं कि जो लोक साहित्य है ना, लोक साहित्य के सभी अंगों में, जो नागपुरी लोक साहित्य है उसके सभी अंगों में बोलते हैं कि लोक साहित्य पर सभी अंगों में धर्म उसी प्रकार से विद्यमान है या विद्यमान है जिस प्रकार से माला की प्रत्येक मणिका में सूत्र, बोलते इस तरह घर क्या हुआ। दोनों लोग हैं लोक साहित्य में ना, धर्म के लोक साहित्य का जो मजबूती है ना उसका मुख्य कारण धर्म माने थे। इस तरह की चीजों के देखिए बहुत लोगों का बहुत लोगों का परेशानी है, मैक्सिमम लगभग 90% स्टूडेंट का ये परेशानी है लोक साहित्य में, उनका लोक साहित्य बहुत टफ लगता है। देखिए लोक साहित्य को ना बुक में जैसा दिया हुआ है ना उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो हमेशा टफ लगेगा, वो कभी सॉल्व होगा ही नहीं होगा। मैं एक वीडियो में भी बताया था, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, कि लोक साहित्य को कैसे तैयार करें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लोक साहित्य को ना कंपेरिजन के फॉर्म में तैयार करें। जैसे लोक साहित्य में क्या फिर बता रहा था, लोक साहित्य है, फिर क्या होता है श्रेष्ठ साहित्य है, फिर क्या होता है भाई लोक कथा है, ठीक है, लोक गाथा है, उस तरह लोकगीत है, उसके बाद मुहावरा है, कहावत है, पहेली है। अब मान लीजिए पहले आप देखिए डेफिनेशन को, अगर मान लीजिए कोई विशेषता देख रहे हैं, सबसे पहले विशेषता 3-4 फॉर्मेट में दिया हुआ, पहले हो गया विशेषता या डेफिनेशन। देखिए कि लोक साहित्य का विशेषता डेफिनेशन क्या है, शिष्ट साहित्य का विशेषता, एक साथ ही कीजिए उसको। शिष्ट साहित्य का क्या है, लोक कथा क्या है, लोकगीत का क्या है, मुहावरा क्या है, कहावत क्या है, एक बार बैठिए एक बार में सारा कीजिए इस तरह चार्ट के फॉर्म में। सेकेंड देखिएगा कथन के रूप में, तो जैसे मान लिया अभी यही हुआ कृष्णदेव उपाध्याय, तो सबसे पहले लिखे कृष्णदेव उपाध्याय। अब कृष्णदेव उपाध्याय का देखिए कि लोक साहित्य के बारे में क्या बोला था, शिष्ट साहित्य के बारे में क्या बोला था, लोक कथा के बारे में क्या बोला था, लोकगीत के बारे में क्या बोला था, मुहावरा के बारे में बोला क्या था, कहावत के बारे में क्या बोला था, और लोकगीत मतलब कि पहेली के बारे में क्या बोला था। आपको पता चल जाएगा कि कृष्णदेव उपाध्याय का क्या रेंज है पूरा लोक साहित्य में, एक साथ कंपेरिजन के फॉर्म में पता चल जाएगा। उसी प्रकार अगर वर्गीकरण दिया हुआ, वर्गीकरण देखिए कि कुंदन लाल जैसे कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य में क्या वर्गीकरण किए हैं, लोक कथा में क्या वर्गीकरण किए, तब प्रकार किए हैं, उसी तरह चार्ट के फॉर्म में किए। जैसे कथन को एक बार पूरा कंप्लीट किए हर साहित्यकार का, उस तरह वर्गीकरण भी कंप्लीट किए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपको एक कंपेरिजन के फॉर्म में आप कंप्लीट करेंगे और आपको चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी। ट्रस्ट में एक बार आप करके देखें, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट मैं लोक साहित्य पढ़ा दूंगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर करो यार अगर अच्छा मैं बता रहा हूँ, और नहीं पसंद आता तो बिल्कुल डिसलाइक करो, और 2-4 प्रवचन भी देके जा सकते हो, बिल्कुल ओपन, क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है, मैं समझाने का तरीका अगर गलत है, मैं जिस तरह आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप आगे चलो, अगर वो भी गलत लग रहा है, आप बिल्कुल बेहिचक होकर क्रिटिसाइज करके 2-4 प्रवचन देके आप जा सकते हो। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा कर रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक गाथा का विशेषता है क्या? लोक गाथा का विशेषता क्या होता है? अलंकृत शैली कर मजबूती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत रचनाकार ज्ञान, इतिहास की संदिग्धता एवं अरबी दुई। देखिए लोक गाथा जो है ना, लोक गाथा की यही मौजूदगी होती है कि इसका रचनाकार का अभाव रहेगा भाई। जब अभाव रहेगा तो क्या ये होता है मौखिक रूप से, अभाव रहा तो क्या होगा भाई, आपके पास जो शास्त्रीय जो गुण है शैली है उसका अभाव रहेगा, अलंकृत शैली का अभाव रहेगा, है ना। ये इसका फीचर्स है, और भी फीचर्स है बहुत सारे चीज, तो मोटा मोटी आप ये समझिए। इसमें क्या होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही होगा, इतिहास की संदिग्धता, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतिहास की संदिग्धता कैसे है, ये मौखिक रूप से चला आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका इतिहास कहाँ से आ रहा है, वो तो एक ट्रांसफर होते चल रहा है मौखिक रूप से, हम बोले उसके बाद आप बोले, थर्ड पर्सन बोला, इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चल रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा कि इसका एक्चुअल में इतिहास, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इस पर्टिकुलर लोक कथा का जन्म कहाँ से हुआ था, इसलिए इतिहास की संदिग्धता कही जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हम लोग देखते हैं।
लोक में प्रचलित और परंपरा से चलत आवे वाला मुद्ध रूप से मौखिक रूप में प्रचलित कहानी मन लोक कहानी कहना है। ये कथन कौन साहित्यकार का देने के? ये कथन किस साहित्यकार का देने भाई? ये कथन है डॉक्टर सत्येंद्र का कहा हुआ। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला है ना, लोक कहानी के बारे में आपको पूरे लोक साहित्य देखेंगे, लोक कहानी के बारे में बस एक ही डॉक्टर सत्येंद्र बोले। अब लोक कहानी इज इक्वल टू लोक कहानी इज इक्वल टू सत्येंद्र कर दीजिए, अपना कोडिंग कर लीजिए। अब इसमें कुछ याद करना होगा तो अपना कुछ एक परंपरा हो गया, प्रचलित लोक में प्रचलित और परंपरा, है ना, चलत आवे मुख्य से मौखिक प्रचलित कहानी है, एक कोडिंग कर लीजिए अपना इस हिसाब से, है ना। तो आपको देखिएगा पूरे पूरे लोक साहित्य में ना लोक कहानी के बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ, ज्यादा जो दिया हुआ एक दो पॉइंट दिया उसमें सिख सत्येंद्र का नाम आता है, ऐसे ही के लिए हुआ, बाकी किसी साहित्यकार का नाम ही नहीं दिए। तो पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए ना, चीजों का आसान हो जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करना। भाई कोई परिभाषा दिया है और जो कौन साहित्यकार क्या परिभाषा दिया है इस चीज को हम देखेंगे। बहुत सिंपल है ये, ज्यादा बहुत तकलीफ वाला नहीं है। लोकगीत लोकगीत मानक मूल जो जातीय संगीत है, लोकगीत मानक लिखा हुआ है, बहुत मिस्टेक हो गया, मानक, लोकगीत मानक मूल जातीय संगीत में है। ये कौन बोला था भाई? ये बोला था देवेंद्र सत्यार्थी साहब। इनका क्या बोल रहा है? लोकगीत का मूल क्या, मूल जातीय संगीत है। अब जब भी होगा लोकगीत का मूल जातीय संगीत है, कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट है लोकगीत कोनो मुख्य संस्कृति का मूल बोलते चित्र है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये कौन बोले भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल साहब। लोकगीत मन में संगीत और काव्य कर मिश्रण रहेला, इक्वल कोमल कोठारी साहब का है ना। इसको हम लोग, ये हो गया सी, इसका मतलब 1 2 3 इज द राइट आंसर। खैर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। जोन मेरा रौरे मन, देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लोग मैक्सिमम लोग लगभग 90% लोग ना इसको गलत किए इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमको ना थोड़ा सा ये कहे मुश्किल है ना, इसके जगह इस ऑप्शन के जगह ना ऑल ऑफ दी एबव कर देना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, सब कुछ कर देना चाहिए, या फिर देवल सौवे ये कर देते हैं और लोग पूछते। देखिए इसमें देखिए 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिए थे। जोन मेरा रौरे मन लोकगीत का ठाव में ग्राम गीत देखा, तो रौरे मन के कौन साहित्यकार कवि या शौक से पहले आवी। मतलब कह रहा है कि सब जहां ग्राम गीत के नाम हम लोग देखते हैं लोकगीत की जगह में ग्राम गीत, तो सबसे पहले किस साहित्यकार का नाम याद आएगा? सबसे पहले आएगा राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने ही लोकगीत की जगह रामगीत सबसे पहले दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत के बारे में ग्राम गीत का प्रयोग नहीं किए, या डॉक्टर सत्येंद्र नहीं किए, ये भी किए थे। ये क्या किए थे भाई? तो कृष्णदेव उपाध्याय जो थे, कृष्णदेव उपाध्याय, इन्होंने ना लोकगीत और जो ग्राम गीत है, इनको दोनों भिन्न भिन्न माने थे। जो ग्राम गीत है ना, ग्राम गीत को इन्होंने बोला था फोक गीत, और जो लोकगीत है इनको कहा था इन्होंने बैलेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्होंने भी, कृष्ण उपाध्याय ने भी ग्राम गीत का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले जो नाम होगा ना वो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का होगा। इसी तरह अब ये भी बोले थे ना, बोलते हैं कि ये जो लोकगीत के ग्राम गीत के बारे में बोलते हैं वो गीत होता है, कृष्ण उपाध्याय बोलते हैं कि ग्राम गीत वो गीत होता है जो गेय है, जो गाने योग्य है। क्या बोलते हैं? ग्राम गीत वो होते हैं जो ग्राम गीत वे हैं जो गे योग्य है। कृष्णदेव उपाध्याय साहब बोले थे, इसलिए भी जानना। और डॉक्टर सत्येंद्र क्या बोले भाई? इन्होंने भी ग्राम गीत के बारे में बोला, बोलते हैं कि ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट दिए थे। तो ग्राम गीत में सबका आएगा नाम, राम नरेश त्रिपाठी का, कृष्ण उपाध्याय का और सत्येंद्र का। अब देखिए इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा सकता है। बोले कि लोकगीत की जगह में ग्राम गीत का प्रयोग कौन कौन साहित्यकार किए थे, उसमें ये तीनों का नाम शामिल हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज में या टूट में होता है ना, मल्टी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इस तरीके से अपनी तैयारी करें, इस तरह के तरीके से ऊपर ऊपर पढ़ के सिर्फ आगे ना निकले, अच्छे से समझे। इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना, कितना भी अंडर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और जब जब लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे, अभी भी बात अगर नहीं समझ रहे, अभी झारखंड जेई का एग्जाम देख लीजिए, बदलाव आ गया ना, मतलब इंटेंशन समझ में आ जाइए, इसी से आपको समझ में आना चाहिए। पेपर 3 भी इतना आसान नहीं होने वाला, पेपर 1 भी आसान मत समझिएगा। पेपर 1 तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर 1 तो सबसे बड़ा जरिया है उन्हें बीट छाटने का, इसलिए ये भी मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा ये होगा। थोड़ा सा तो अपने आप को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण काय मध्ये से करल जाए। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण काय मध्ये से करल जाए। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण टोटल 5 मध्ये से करल जाए। कौन कौन सा है भाई? तो पहले संस्कार संबंधी, संस्कार पहला। दूसरा है आपका ऋतु, ऋतु संबंधी। तीसरा है व्रत संबंधी। चौथा है आपको क्रिया संबंधी। और पांचवा को रखा है विविध रूप में, है ना। इस तरह से ये पांचों कैटेगरी को वर्गीकरण को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है कि गीत और प्रकार कौन कौन। देवउठान, देवउठान कैसा चीज होता है भाई? तो व्रत संबंधी होता है, आपको पता है। रोपनी कैसा है? क्रिया संबंधी होता है, पता है। गौना कैसा है? संस्कार संबंधी, पता है। और झूमर क्या है? विविध संबंधी। ये साफ साफ स्पष्ट दिया हो, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। इसका आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पिछले बार प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार आया था आपको सोहर, है ना। तो इस रूप में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ बोलता है साइरून का संबंध में कौन कथन सही है क्या? बच्चा कर जन्म कर छठा दिन बच्चा जच्चा के नहला न सके सावरीन कहना। जन्म कर छठा दिन जच्चा के नहाए के परछाए ना सके सावरीन कहना है। सावरीन ऊ कोठरी कर कहना जगह बच्चा कर जन्म पाछे जच्चा बच्चा के रखा है ना। इसको कोठरी को सौरी कहते हैं, ये तो ऑलरेडी के। इसको क्या कहते हैं? उस कोठरी को सौरी, ठीक है। सौरी के सायरून के सौरी का नाम से भी जाना जाए, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। सायरून क्या होता है ना, बेसिकली देखिए, सौरी में सबसे पहले नाम आता है, इसमें ये जो है ना पूरा सौरी का प्रोसेस समझिए। सबसे पहले आता है नाम सौरी। सौरी में क्या होता है? बच्चे को उस जगह, जब बच्चा का जन्म होता है ना, जच्चा बच्चा को जिस कोठरी में, जिस रूम में रखा है उसको कहते हैं सौरी। और यहाँ पे ना 24 घंटे एक हमेशा आग जलाया जाता है, एक होता है ना अंगूर जलाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का इनको प्रेत आत्मा से बचाया जा सके। और 24 घंटे 6 दिनों तक इनके बाहर, गेट के बाहर में एक बुढ़िया लेडीज, जो बूढ़ी हमेशा दादी माँ, नानी माँ, इन लोग रहती है, ताकि कोई भी बिल्ली का प्रवेश ना हो सके। बिल्ली का प्रवेश, बिल्ली के रूप में कहा जाता है कि यमराज आते हैं, तो इसमें वर्जित रखा जाता है। जैसे ही छठा दिन हुआ ना, छठा दिन में क्या होता है? जच्चा बच्चा को नहलाया जाता है, और नहला के फिर क्या जाता है, इनको छठे दिन में जच्चा बच्चों को नहला के इसी दिन 5 से लेकर 7 दिन 7 महिला लोग, जो वृद्ध महिलाएं लोग हैं, उसको परछती है, उसी को कहते हैं साइवरे, जो परछा जाता है। जन्म का छठा दिन जच्चा के नहलाएगी, जच्चा के नहीं, जच्चा बच्चा दुइयों के, सॉरी जच्चा के, हाँ जच्चा को बचला के, जच्चा को नहला के परछाया, तो उसको कहते हैं साइवरे। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से चीजों को आप क्लियर कीजिए। यहाँ पे बच्चा का जन्म हुआ छठा दिन, जच्चा बच्चा के नहलाए ना सके साइवरीन का। जच्चा बच्चा को नहलाया तो जाता, उसको साइवरीन नहीं किया। उसको जब बाद में 5 से 7 जो लेडीज हैं वो परछती हैं, जो परछा जाता है उसको कहते हैं साइवरीन। ये ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत के मन कहना। केवल स्त्री मन, केवल पुरुष मन, केवल जनाना और मर्द दुइयों मन, और केवल बड़ बुजुर्ग मन। ये इसमें क्वेश्चन क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका जनाना और मर्द दुइयों मन, जिसमें सारे लोग आ जाएंगे, बड़ बुजुर्ग वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। तो जनाना और मर्द दुइयों मन होगा। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा और कहावत के संबंध में कौन कथन गलत आए। कौन सा कथन गलत है? कहता है मुहावरा वाक्यांश होला मुदा कहावत पूर्ण वाक्य होला। ये कथन सही है। कहावत का अर्थ स्वतंत्र होला मुदा मुहावरा कर नहीं, ये भी कथन सही है। नागपुरी कहावत कर वर्गीकरण 6 मध्ये करल जाए, मुदा मुहावरा कर वर्गीकरण 7 मध्ये करल जाए, ये भी कथन स्टेटमेंट सही है।
इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, टेबल में कोई नहीं गलत है, बाकी इसका आंसर होगा डी, कोई सारा स्टेटमेंट सही है। काम नहीं निनी की चाम नुनु, काम नुनु की चाम नुनु कैसन कहावत है कि काम नुनु की चाम नुनु क्या होता है? जाति, जो सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावत माना गया है। ठीक है, इसमें कहा था ना, काम काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा चाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उस सेंस में इसका अर्थ बोला जाता है। इसको कहते हैं हम लोग सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार है, इस प्रकार से भी चीजों को देखें, अभी देख लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। कौन साहित्यकार ये कहना है कि मुहावरा सदैव गद्यात्मक और बहुत लघु होते हैं? ये हम लोग कहते हैं डॉक्टर सत्या गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उदाहरण दिया हुआ है, मिलान करना उदाहरण दिया और लोक संवेदक विद्या, मतलब किस रूप में? पहली है, मुहावरा, कहावत, इस रूप में। अब देखिए यहाँ तीन तीन क्वेश्चन छुपा हुआ, अब यहीं पर अर्थ भी निकाल लीजिए, यहाँ पे अर्थ भी तुरंत देखिए। अब ये मत देखिए कि यहाँ मुहावरा कहावत है, आंसर सही हो आगे बढ़िए, नहीं, इसके अर्थ को भी देखिए। इसका अर्थ क्या? अगर जहाँ अर्थ नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद हो रहा, तो तुरंत अपने नोट्स के पीछे जाइए और उसको रिवाइज किए, तब जाके आपको टेस्ट सीरीज का मतलब पता, तब आपको टेस्ट सीरीज का एक्चुअल फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला नहीं। बोलता है ना ओल सीजे ना कोल बुझे, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हम लोग कहावत। ना ओल सीजे ना कोल बुझे, इसको कहते हैं कहावत। 1 से 21 होए, इसको कहते हैं मुहावरा। 32 बिछे एक पतई, इसको कहते हैं पहेली। 32 बिछे एक पतई मतलब क्या होता है? दांत और जीभ, दांत और जीभ, है ना। 1 से 21 होने मतलब क्या? ताकतवर बनना। इस तरह से अर्थ को भी देखते चलिए। इसका आंसर होगा 1 का 3, बी का 2, 3 का 1, 3 2 1, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी पहेली है कि क्या? मनोरंजन मनोरंजन का माध्यम, बुद्धि परीक्षा और बुद्धि विलास का वस्तु, बेरा काटे कर माध्यम। बेरा काटे का माध्यम नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा, इसका आंसर होगा डी। नागपुरी मुहावरा बोले में शरीर का कौन अंग का प्रयोग होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। भूल का पूरा आपको अच्छे से आपको चीजों का ध्यान रखना होगा। हाथ का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। दांत का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। गाल का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। कपार का प्रयोग बिल्कुल होता है। इसका आंसर होगा चाइरो। आंख में क्या होता है? आंख मूंदे, ठीक है। गाल का क्या होता है? एक एक बता रहे हैं, और भी होता है। गाल बजाए, कपार फाटे, ठीक है। दांत बजाए, दांत बजाए। इस तरह देखिए सारा चीज का प्रयोग होगा। इन सब चीजों को ऐसे भी करके चीजों को देखेंगे तो आपको बेहतर होगा तैयारी, मतलब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मेरा कहने का, ठीक है। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा में कितना स्वर और व्यंजन वर्ण ठाव में न का प्रयोग करल जाए? एगो स्वर, ऑब्वियस सी बात है, जितना भी न का जो प्रयोग किया गया है वो व्यंजन पर वर्ण के रूप में हम लोग देखते हैं। क्या? एगो स्वर और 3 गो व्यंजन वर्ण, केवल 2 गो स्वर वर्ण, केवल 2 गो व्यंजन वर्ण, तीसरा है केवल 3 गो व्यंजन वर्ण। तो न का प्रयोग कहाँ का प्रयोग करते हैं हम लोग? एक अंगा की जगह करते हैं, इया की जगह करते हैं, न की जगह करते हैं। इस जगह में हम लोग क्या करते हैं? अंगा का प्रयोग करते हैं। क्या होगा? केवल 3 गो व्यंजन में। नागपुरी भाषा में छ का उच्चारण क्या मध्य से होगा? छ का उच्चारण जो होता है ना, छ का उच्चारण 2 मध्य से होता है। एक होता है आपको ख, एक होता है छ। ख का कैसे होता है? पक्ष क्या लिखते हैं? पक्ष। छ का क्या होता है? जैसे क्षत्रिय, क्या लिखेंगे? क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय। तो छ और ख दोनों तरीके से उच्चारण होता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं वर्ण में, तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं पतला वाला, क्योंकि सब क्या वही पतला वाला बुक शकुंतला मिश्रा का बुक पढ़ के जो बिल्कुल अधूरा और तो बहुत सारी मिस्टेक है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, समझ जाइए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, है ना। बहुत सारा चीज मिसिंग है, लोग अभी भी नहीं समझ रहे। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बेहतर, नुकसान नहीं रहेगा। इसका आंसर होगा बी, 2 ही मध्य। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हम लोग की मिलान करना है। य, फ, ट, प, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग हमेशा क्वेश्चन पूछे सर ये इसमें तो ऑप्शन ही गड़बड़ है ना, ये क्वेश्चन गलत बनाया हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए, अल्प प्राण कौन होता है? अल्प प्राण होता है आपको थर्ड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्प प्राण। यह क्या अंतस्थ वर्ण तो मतलब अल्प प्राण होगा, ठीक है। महाप्राण किसको कहते हैं? जो सेकेंड और किसी भी वर्ग का सेकेंड और फोर्थ प्लस उष्म, जो उष्म वर्ण होता है वो कहलाता है महाप्राण। तो थ महाप्राण होगा, ठीक है। ट मूर्धन्य वर्ण को टवर्गी, जो टवर्ग होता है उसको, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। घ, घ का उच्चारण होता है स्पर्श। घ स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 कहा जाता है। 25 मतलब कि टोटल हिंदी के रूप में बता रहे हैं, हिंदी व्याकरण। उसका नागपुरी में तो उसको फिर माइनस कर लीजिएगा। जैसे कवर, इसका कच्छ, कच्छ तपट, कच्छ तपट इसका कोडिंग है, कच्छ तपट। जैसे क से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। तो इसमें आ गया घ, हो गया स्पर्श व्यंजन। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप महाप्राण में बोले थे सेकंड भी होता है फोर्थ भी होता है, इस हिसाब से घ भी तो आपको होना चाहिए महाप्राण। बिल्कुल सही भाई, आपका बिल्कुल कहना है। और ख भी होना चाहिए स्पर्श, बिल्कुल। मतलब बी का आंसर 2 भी होना, 4 भी होना चाहिए। और डी का आंसर वो भी 2 और 4 होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 होगा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे जो होता है ना, लोग फंसा है, यहाँ ऑप्शन में आपको देखना होगा कि कहाँ पे सारा चीज है। पहला का तो ठीक है, पहला का 1 2 तो होगा, 1 2 यहाँ भी, 1 2 यहाँ भी, है ना। 1 2 था ना, पहला का है नहीं, पहला 1 और 3 का, 1 और 3 तो कॉमन होना चाहिए। 1 और 3 कहाँ कहाँ भाई? 1 यहाँ, 1 और 3 यहाँ पे, ठीक है। 1 और 3 कहीं पे है और नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर ये होगा। मतलब बी को 2 ही माना और डी को 4 माना। कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे कंफ्यूज जैसे हम कैसे फंसाए हैं, ये ऑप्शन का खेल है। इस तरह भी क्वेश्चन अगर तरीके से बनाया जाए ना, इस तरह का भी एक है ना, आपका आईक्यू लेवल का देखा जाता है, इस तरह की भी चीजों को देखिए। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को रखिएगा तो भाई साहब बेहतर होगा। है, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा नंबर ये है 9773643023। अभी भी किसी को दिक्कत होता है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे फोन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है भाई, मेहनत बहुत मेहनत से बना रहे हैं टेस्ट सीरीज। टोटल 25 टेस्ट है ना, टोटल 25 टेस्ट है। ये आप लोग का शेड्यूल है ना। टेलीग्राम ग्रुप में सारा कुछ दिया हुआ शेड्यूल है। सेक्शनल प्लस आपका क्या है, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दोनों है। टोटल 28 टेस्ट हैं, आपको 499 में ये मिलेगा। थोड़ा सा मत देखिए कि भाई 50-100 रुपया ज़्यादा है, कम है, बेसी है। मार्केट के जैसा नहीं, काफ़ी मेहनत लग रहा है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, नए पैटर्न पे है। चीज़ें ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको 150 प्लस चीज़ों का प्रैक्टिस होगा एक ही सेट में, है ना, अगर अभी के ट्रेंड में देखा जाए। इसलिए अगर आपको लोग लेना है तो चालू हो चुका है, 2 टेस्ट हो गया है। जो टेस्ट हो गया उसको एक साथ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव के थ्रू आपको क्वेश्चन PDF दिया जाता है ना। आप जितनी बार चाहें उस PDF को आप रिवाइज कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 9773643023। इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट कल भी लेंगे, जहाँ पे हम 21 से लेकर 51 से लेकर 75 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तो कहानी आया ही नहीं है, अभी तो व्याकरण इधर उधर घूम रहा है। जब कहानी वन केवरा वगैरह आएगा ना, तब देखिएगा क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ आपको समझ में आ जाए। आप बहुत सारे क्वेश्चन, ये बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं, सर लगता है कुछ पढ़े ही नहीं है, लगता है फिर से पढ़ना होगा। हमने पढ़ लो, अभी समय है, पढ़ लो चीज़ों को, बहुत सारा चीज़ को मिक्स किया हूँ मैं, है ना। एक कहानी से दूसरे कहानी के साथ लिंक किया हूँ। लोग तो अगर ऊपर पढ़े होंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, अगर सही से बुक वगैरह नहीं पढ़े हैं तो ऑथेंटिकली पूरा एक एक लाइन अगर नहीं समझे हैं, बुक स्टोरी को अच्छे से नहीं समझे हैं, कविता हो गया उसका पीछे का मूल भाव नहीं समझे हैं, तो आप गड़बड़ फंसेंगे, डेफिनेटली फंसने वाले हैं। इस बार का पैटर्न डेफिनेटली, जो मैं 100% श्योर हूँ कि पैटर्न चेंज होगा। मेरी हर बात सही हुई, अभी भी सही हो रही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ यार, अगर पसंद आता है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट, सभी लोगों को बेनिफिट हो सके। और कुछ भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस रूप में और मैं क्या आप लोगों को बता सकूं, है ना। या फिर आप जो नंबर है फिर से मैं बता रहा हूँ, 9773643023।
डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा नंबर, आप उससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।